हरिओम। आज हम लोग अगला पॉइंट को हम लोग जानेंगे। कल हमने बताया था राष्ट्रवाद और राष्ट्र, ये दोनों की परिभाषा कल हमने समझाया था आप लोगों को। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति, जो हम लोग 9वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बारे हम लोग 9वीं क्लास में भी पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और उसी को हम लोग यहाँ पर भी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ही एक ऐसा क्रांति था जो पूरे विश्व में एक क्रांति की लहर दौड़ा दी। यानी अन्य देशों में भी फ्रांसीसी क्रांति को देखकर लोग अपने आप को स्वतंत्रता के लिए जागरूक होने लगे। लोग, अन्य देशों के लोग जो थे वो लोग भी चाह रहे थे कि हम लोग भी स्वतंत्र हो जाए और फ्रांसीसी क्रांति के ही अनुसार हम लोग भी कार्य करें। यही चीज़ लेकर अन्य देश भी लालच के दृष्टि से वो लोग भी फ्रांसीसी क्रांति को ही देख रहे थे, यानी फ्रांस को देख रहे थे। तो आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को फिर से समझेंगे। हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में पिछले जो 9वीं क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें लुई 16वां जो कैसे अपने आप को अपने यहाँ राजा मानता था और कितना फिजूल खर्ची करता था, युद्ध में ज़्यादा खर्चा करता था, अपने पत्नी पर ज़्यादा खर्चा करता था। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी में एक प्रकार का जो इस चैप्टर में दिया गया है, इसमें एक निरंकुशवाद जो शब्द है उसके बारे हम लोग जान सकते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। निरंकुशवाद यानी कि जो अपने मन से ही सारा कुछ करे, यानी अपने सहयोगी साथी जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, उन लोगों का कोई बात नहीं सुनना, जनता का कोई परेशानी को नहीं सुनना, जो अपने मन में आया उसी को करना। और जनता इससे काफ़ी परेशान रहती थी। और इस निरंकुशवाद शासन से छुटकारा पाने के लिए यही फ्रांसीसी क्रांति सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या बदलाव लेकर जो क्रांतिकारी लोग थे वो लोग क्या क्या बदलाव लेकर आए थे और स्वतंत्रता में ये क्या बदलाव चाहते थे। और जो राजा था लुई 16वां, उसको हटाकर ये प्रजातंत्र की जो व्यवस्था शासन लागू करना चाहते थे, उसमें क्या क्या व्यवस्था ये लोग देना चाहते थे, ये सारा विचार जिससे राष्ट्रवाद का उसे उदय हो सके। हम लोग वही पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण फ्रांसीसी क्रांति है। इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हो रहा था। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में सबसे पहले जो क्रांतिकारी थे वो लोग चाहते थे कि हमारा अपना संविधान हो, यानी जो राजा के अनुसार ना चले, वहाँ पे जो जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाए और वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह उस संविधान के दायरे में चले, यानी संविधान से चले। और फिर दूसरा पॉइंट था कि पितृभूमि एवं नागरिक विचार, यानी कि वहाँ का जो जमीन था जो राजा ने हड़प लिया था वो जिन लोगों का है उन लोगों को दे दिया जाए और उन लोगों का पूर्णतः उन्हीं लोगों का अधिकार हो, यानी वही नागरिक का अधिकार हो, उसमें राजा का कोई दखल ना हो। यानी सरकार जो बनेगी, जो प्रजातांत्रिक सरकार जो बनेगी, उसमें उसका कोई दखल नहीं होगा। उस जमीन का जो मालिक होगा वही उस पर अपना फसल उगाएगा, यानी जो भी करना चाहता है उस अपना ज़मीन से वो सारा कुछ कर सकता है। और नागरिक विचार, यानी लोगों के ही विचार से सारा कुछ हो ये। और उसी में फिर अगला पॉइंट आता है नया झंडा। जो पहले शासन व्यवस्था चल रहा था, लुई 16वां का जो शासन व्यवस्था चल रहा था, उसमें जो राष्ट्रध्वज था वह सिर्फ उस राजा के लिए था, ना कि पूरे देश में उसको सभी के लिए वो झंडा ठीक था। इसीलिए ये लोग नए झंडे का मांग कर रहे थे और नया झंडा लेकर आए थे। और फिर अगला पॉइंट आता है स्टेट जनरल का चुनाव। उस समय हम लोग देखे थे कि 3 प्रकार का स्टेट जनरल होता था। एक जो कुलीन है, पादरी है, इस तरह करके 3, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। और तृतीय स्टेट में जन साधारण को रखा गया था। लेकिन
ये सारे तीनों स्टेटों में किसका हुक्म चलता था? लुई 16वां का ही हुक्म चलता था। लुई 16वां जो है पूरी तरह से इन लोगों पर हावी था और यही चीज़ को ये लोग हटाना चाहते थे और कहते थे कि स्टेट जनरल का चुनाव जो है वह नागरिक के द्वारा हो और नागरिक के समूहों में ही हो और नागरिक के जो समूह है उस समूह से ही कोई निकल कर स्टेट जनरल जो जनरल हम लोग का होगा वह जनरल बने और हमारे देश को अच्छे से चलाए। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर रखा गया नेशनल असेंबली रखा गया, इसका नाम बदलकर। फिर उसके बाद और एक लोग पॉइंट रखा था शहीदों का गुणगान। जो शहीद हो रहे थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, वो लोग जो जिस प्रकार शहीद हो रहे थे उन शहीदों के लिए ये लोग गुणगान करते थे कि उनके चलते ही आज जो स्वतंत्रता हम लोग को मिलने जा रहा है, यह स्वतंत्रता उन शहीदों के द्वारा ही हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए उन शहीदों का गुणगान करते थे। फिर और एक चीज़ ये लोग करना चाहते थे कि जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है उस राष्ट्र निर्माण में जो भी राज्य है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जो सामान भेजा जाता है, उस सामान को भेजने में एक राज्य से दूसरे राज्य जहाँ जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा कर चुकाना पड़ रहा था, इसीलिए एक कर व्यवस्था लागू किया गया। यानी पूरे राष्ट्र में एक ही कर दिया जाएगा, एक ही कर लगेगा। यानी कोई भी सामान एक राज्य से दूसरे राज्य यदि जाता है तो वहाँ पे उतना ही शुल्क देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता था कि जब राजा का शासन व्यवस्था चलता था तो दूसरे जब प्रांत में जाता था, दूसरे राज्य में जाता था, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा शुल्क देना पड़ता था और जिससे क्या होती थी, कीमतों में जो जरूरी सामान है उन कीमतों में क्या होता था, उछाल हो जाता था, जिसके कारण नागरिकों को काफ़ी परेशानी होता था। और एक चीज़ ये लोग लाए थे, भार मापन एक बहुत ही जो राष्ट्र निर्माण में बहुत ही अहम रोल निभाया। भार मापन में क्या होता था कि जो एक जगह से दूसरे जगह जो सामान जाता था, यानी कि एक उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि यदि अभी हम लोग अभी बोकारो में हैं तो बोकारो में यदि हम लोग को मिल रहा है 1 किलो दाल, तो हो सकता है धनबाद में वो जो किलो होता है वो किलो को हटाकर वहाँ पे कुछ उसका दूसरा नाम दिया जाएगा और उसके जगह पर 1 मुट्ठी ही हमको दाल मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि मापन व्यवस्था जो है वह हर जगह अलग अलग था। यानी कहीं 1 किलो का मापन दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में वह कम या अधिक हो जाता था, जिसके कारण से लोगों को सामान जो है हर जिले में या हर राज्य में अलग अलग व्यवस्था में मिलती थी, कहीं कम मिलता था, कहीं ज़्यादा मिलता था। इसको भी फ्रांसीसी क्रांतियों ने इसको सुधार किया और एक भार मापन व्यवस्था लाई और इन सभी व्यवस्थाओं को दिखाते हुए एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करने की कोशिश में ये लोग लग गए और एक अच्छा राष्ट्र निर्माण करते हुए ये लोग फ्रांसीसी क्रांति को पूरी तरह से सफल बना दिया। और इसी को देखकर काफ़ी देश इस फ्रांसीसी क्रांति से सीख लेना प्रारंभ किए और वो लोग भी स्वतंत्रता के दायरे में आना चाह रहे थे। वो लोग भी राजा के शासन को छोड़कर वह स्वतंत्रता का स्वाद चखना चाहते थे। इसीलिए उसी में ये कौन कौन देश आते था, ऑस्ट्रिया आता था, हंगरी आता था, रूस आता था, आपका बेल्जियम आता था। ये सारे देश जो है ये लोग भी स्वतंत्रता का स्वाद चखने के लिए फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन करने लगे और फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप ही अपने अपने देशों में ये लोग भी क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता लाने के लिए एकजुटता दिखाने लगी। और इस तरह पूरे यूरोप में एक प्रकार का लहर दौड़ गया और यही फ्रांसीसी क्रांति पूरे यूरोप में एक राष्ट्रवाद का निर्माण करने में एक सफल और अहम भूमिका का निर्माण किया। चलिए।